नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त। और इस वीडियो में सिंपली हम लोग भौतिकी यानी कि फिजिक्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर के को सॉल्व करेंगे, जिसका ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली फॉर्मूला लगाना होगा Q इक्वल टू एन ई। और यहाँ पे Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये जो N क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये E इज द चार्ज ऑन ईच 1 इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, Q जो होगा यहाँ पे 1 कूलम दिया हुआ है क्वेश्चन में। N क्या दिया हुआ है, N जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये ना होता है। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो n का वैल्यू जो आएगा आपका, वो आएगा n का वैल्यू आपका 6.25 10⁻18। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 6.25 10⁻18। ठीक है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। तो टू चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है, टू चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकुलम एंड +5 माइक्रोकुलम। तो रेशियो ऑफ फोर्सेस क्या होगा एक्टिंग ऑन देम। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको याद रखना है फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2/R²। ठीक है, और यहाँ पे याद रखिए, अगर आप ये लिखिए, अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 होगा या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दोनों के लिए वही होगा, K Q1 Q2/R² ही होगा। तो दोनों जब सेम है तो यहाँ पे क्या हो गया, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों बराबर है, तो फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या पूछ रहा है, थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर अरेंज्ड इन सीरीज कनेक्शन में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा, बहुत ही आसान है। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। C1 C2 C3 तीनों का वैल्यू C है, तो इसमें आप बैठाइए 1/C C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 3/C हो जाएगा। तो इधर दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, C इक्विवेलेंट C/3 हो जाएगा। तो इस 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, C/3 इक्विवेलेंट को कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका, C/3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या पूछ रहा है, इफ अ hollow spherical conductor charged positively then electric potential inside will be। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर पे जो चार्ज होता है वो सरफेस पे लाई करता है। कहाँ लाई करता है, सरफेस पे। ठीक है, और आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो होता है इनसाइड, क्या होता है हॉलो स्पेरिकल कंडक्टर में, 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो उसका वैल्यू आप जानते हैं -dB/dr। और क्योंकि ये 0 है तो ये dV क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। तो यहाँ देखते हैं dV/dr 0, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा आपका, 0। तो चेंज इन पोटेंशियल जब 0 है तब सरफेस पे जो मतलब कि पोटेंशियल होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा आपका इनसाइड भी। तो बाहर क्या है, पॉजिटिव, तो अंदर भी हो जाएगा पॉजिटिव। और क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो ये कांस्टेंट होगा, और क्या हो गया, सेम एज पोटेंशियल ऑन द सरफेस। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इनसाइड होगा वो पॉजिटिव होगा और यूनिफॉर्म होगा। 4 का क्या हो गया, बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछ रहा है कि द VI ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विद द V एक्सिस एंड द V डिनोट्स वोल्टेज एंड I डिनोट्स करंट, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो सिंपल आपको VI ग्राफ बनाना है। तो ये हो गया VI ग्राफ, वोल्टेज, और ये I ग्राफ। और जो स्लोप होता है वो थीटा एंगल बना रहा है किससे, V एक्सिस से। अरे सॉरी, यहाँ पे ये थीटा नहीं होगा, आपका थीटा जो होगा यहाँ पे होगा, V एक्सिस से थीटा होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये देखिए, ये जो होता है आपका, ये ग्राफ जो होता है, ये जो स्लोप है ये आपका थीटा एंगल बना रहा है किससे, V एक्सिस से। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, और ये क्या होगा, Y एक्सिस बाय I एक्सिस। तो स्लोप इक्वल टू tan थीटा I/V। एंड ओम्स लॉ से आप जानते हैं I इक्वल टू V/R होता है, तो R क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V/I। ये इसका देखिए रेसिप्रोकल है, तो R इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का आंसर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो हो गया आपका R इक्वल टू cot थीटा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी इज करेक्ट,
कॉट थीटा, ठीक है ना, कॉट थीटा इज करेक्ट। देन नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है कि द इक्वेशन समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर इज एप्लीकेबल टू विच लॉ। ये कौन सा लॉ है? तो ये तो बहुत ही आसान है। ये जो लॉ होता है ये किरचॉफ्स का सेकंड लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है? किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको सिंपल पूछ रहा है कि ये बोल रहा है कि द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर जो होता है वो 120 सेंटीमीटर है। ऑन शंटिंग, आफ्टर शंटिंग और शंटिंग विथ रेजिस्टेंस 4 ohm the shift balancing length shift to 60 सेंटीमीटर। देन फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इक्वल टू L1/L2 -1 इंटू आर, ये शंटिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ L1 क्या है? लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ बिफोर शंटिंग, और ये L2 है आफ्टर शंटिंग। तो यहाँ फॉर्मूला पुट कीजिए। L1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? L1 हो जाएगा आपका 120 और L2 हो जाएगा आपका 60। और इसको पुट जब कीजिएगा तो R इक्वल टू 120/60 -1 इंटू 4, तो ये कटेगा तो आपका 60 दो बार में कट जाएगा इससे। तो 2 - 1 इंटू 4, 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 4 ओम। तो क्या हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस? कितना हो गया आपका? 4 ओम। ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4 ओम, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज मूविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम। तो ये आपका जो पूछ रहा है फोर्स कब मैक्सिमम होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करेगा। तो फोर्स का आपको फॉर्मूला याद रखना है क्या? क्यू वी बी बाई साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा जो होता है वो फोर्स का फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं कि साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? साइन थीटा मैक्सिमम जब तब होता है जब थीटा 90 के बराबर होता है, ठीक है। थीटा साइन थीटा बराबर 90 होगा तो साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम होगा तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8 का ऑप्शन ए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स। दिया हुआ है आपका 70 डिग्री। आपका क्या, नहीं सॉरी, आपका टॉर्क पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना दिया हुआ है? 70। एरिया क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका करंट कितना दिया हुआ है? 20 एम्पियर। और क्या इन्फॉर्मेशन है? विथ इट्स एक्सिस राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से कितना है? राइट एंगल पे है, मतलब थीटा जो दिया हुआ है आपका एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। और मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 0.2 टेस्ला दिया हुआ है। तो सिंपल सारा इन्फॉर्मेशन आपका दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 70। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिए, तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कीजिएगा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। एरिया हो जाएगा आपका। करंट कितना दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है 20 एम्पियर, ठीक है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन, इसका थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 90 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.2 टेस्ला, 0.2 टेस्ला, ठीक है। तो इसको जब फॉर्मूला में पूछेगा टॉर्क इक्वल टू NIAB साइन थीटा, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट कीजिएगा 70 इंटू 20 इंटू 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ये मैग्नेटिक फील्ड 0.2 और साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा? 11.2 न्यूटन मीटर। क्या ऑप्शन है? तो ये देखिए, हाँ ये तो था। यहाँ पे आपका एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में ये गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछ रहा है ए मूविंग गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम लोग एम मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को, ये देखिए ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में हम लोग एक रेजिस्टेंट, स्मॉल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, किसमें? पैरेलल में। पैरेलल में देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं। पैरेलल में कनेक्ट जब करेंगे तो सिंपल जो होता है गैल्वेनोमीटर क्या बन जाएगा आपका? एम मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय इंट्रोड्यूसिंग द शंट रेजिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट पोल्स एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। पोल्स और इक्वेटर पे एंगल ऑफ डिप का वैल्यू क्या होता है? तो याद रखिएगा एंगल ऑफ डिप का वैल्यू जो होता है पोल्स पे कितना होता है? पोल्स पे आपका 90 डिग्री होता है और इक्वेटर पे आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एंगल ऑफ डिप
एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज 90 डिग्री एंड इक्वेटर इज 0 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 90 डिग्री एंड 0 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछ रहा है वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एन इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? तो वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विथ इलेक्ट्रिक सर्किट चेंज ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दिस ईएमएफ इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है आपको? पीक वैल्यू ऑफ द एसी करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर इज गिवन बाय, मतलब एसी करंट का पीक वैल्यू आई नॉट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो सिंपल आप याद रखें, ये देखिए ये सिंपल सर्किट है किसका? एसी सर्किट सिंपल है। ये देखिए ये एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज क्या होगा? V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और वी नॉट क्या है? वी नॉट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू है किसका? वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट इसमें कैसे बनेगा? और आई जो होता है आप जानते हैं आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, और v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है, और क्या होता है? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी भी होएगा। तो इस दोनों फॉर्मूला को जब आप इक्वेट कीजिएगा, वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या? आई नॉट बाई वी नॉट बाई आर, तो ये बच जाएगा। और ये वी नॉट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? ई दिया हुआ है, तो ई नॉट, तो ये हो गया, तो आपका बचा क्या? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 13 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई आर, ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्या बोल रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है कि एनर्जी डिसिपेट इन एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में एनर्जी किस में डिसिपेट होता है? एल में, कैपेसिटेंस में, या फिर आपका रजिस्टर में। तो ये सिंपल याद रखिएगा, जो एनर्जी जो डिसिपेट होता है एलसीआर सर्किट में, वो हमेशा रजिस्टर में, सिर्फ रजिस्टर में, ओनली रजिस्टर में एनर्जी डिसिपेट होता है। कैसे? तो इसका फॉर्मूला जो होता है एनर्जी डिसिपेटेड इक्वल टू पावर कंज्यूम्ड। क्या होता है? पावर कंज्यूम्ड। इसका फॉर्मूला होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। क्या हो जाएगा? कॉस पाई। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला देख सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस पाई। और ये जो पाई एंगल है ना, ये पाई क्या है? कौन सा एंगल है? ये पाई जो है ये फेज डिफरेंस है। क्या है? फेज डिफरेंस। और याद रखिए फेज डिफरेंस जो सिर्फ रजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है। और आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस अगर 0 डिग्री है तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, तो इसका वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो सिर्फ रजिस्टर का फेज डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, बाकी दोनों का एल और सी का क्या होता है? 90 डिग्री होता है, और कॉस 90 0 होता है। तो पावर डिसिपेट क्या हो जाएगा? एल और सी के लिए 0 हो जाएगा। तो सिर्फ रजिस्टर के लिए फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, तो कॉस फाई का वैल्यू आपका 1 होगा, तब पावर डिसिपेट का वैल्यू आएगा। इसका अल्टरनेट भी आप देख सकते हैं कि पावर डिसिपेट का में जो फॉर्मूला आप डिराइव करते हैं, तो वो आई आर एम एस का स्क्वायर बाई आर आता है, इसमें सिर्फ रजिस्टर आ रहा है अल्टीमेटली जब फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा। तो इसमें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सिर्फ आपका रजिस्टर ओनली, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, रजिस्टर ओनली। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? ए ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड फॉर, मतलब ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज करते हैं? तो सिंपली याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर को हम लोग सूटेबल वोल्टेज, सूटेबल वोल्टेज या करंट, सूटेबल वोल्टेज, सूटेबल एसी वोल्टेज, सूटेबल एसी वोल्टेज और सूटेबल एसी करंट के लिए, मतलब करंट अगर कम है तो बढ़ाने के लिए, और वोल्टेज कम है तो उसको घटाने के लिए, तो वोल्टेज और करंट को बढ़ाने घटाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर इज एम्प्लॉयड टू ऑब्टेन अ सूटेबल एसी वोल्टेज, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इसका जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है 1/अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। सॉलिड का स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेट करने कौन सा रेज यूज करते हैं? तो याद रखिएगा इसको हम लोग एक्स रेज यूज करते हैं। लेकिन क्यों एक्स रे क्यों यूज करते हैं? एक्स रे इसलिए क्योंकि एक्सरेज का जो वेवलेंथ होता है वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग ऑफ एटम्स के बराबर होता है सॉलिड क्रिस्टल में, इसीलिए एक्स रे यूज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स रे। ठीक है,
क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ मतलब जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? तब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो ये सिंपल डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, अगर आपको क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन याद होगा तो आप ये वाला क्वेश्चन एकदम इजीली सॉल्व कीजिएगा। तो याद रखिएगा, इन ऑप्टिक्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्रिटिकल एंगल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 तो सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। द लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला सब भी जानता है, 1/f फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही ना है फार्मूला। तो 1/v माइनस 1/u, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या पूछ रहा है? इफ एनी नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट ऑफ फोकल लेंथ f1 f2 देन इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या होगा? तो ये सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब थिन लेंसेज को हम लोग एक साथ अटैच करते हैं, बहुत सारा थिन लेंसेज को, तब इसका जो पावर होता है ना, तो पावर सबका प्लस करते हैं, P1 प्लस P2 प्लस P3, इसी तरह आगे ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो पावर क्या होता है आप जानते हैं, पावर इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ होता है। पावर इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, इस तरह से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 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 चलता जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन, एंगल ऑफ डेविएशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो आपको याद रखना है कि कौन कौन सा फैक्टर पहले देख लेते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट रे पे डिपेंड करता है। तो इसमें से चेक कर लीजिए कौन सा मिल रहा है आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल रहा है, ठीक है। तो 21 का ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? इन डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, देन फ्रिंज विड्थ विल बी। तो फ्रिंज विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? तो याद रखिएगा, फ्रिंज विड्थ जो होता है, फ्रिंज विड्थ जो होता है बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और कैपिटल डी इज द डिस्टेंस ऑफ द स्लिट फ्रॉम द स्क्रीन, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट, और ये दोनों कांस्टेंट रहता है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है? लैम्डा वेवलेंथ चेंज होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है इसलिए, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, ठीक है। और आप जानते हैं कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है एयर से, तो क्योंकि म्यू बढ़ रहा है तो लैम्डा क्या होगा आपका? घटेगा। लैम्डा क्या होगा? घटेगा, वेवलेंथ घटेगा। और क्योंकि वेवलेंथ घट रहा है, क्योंकि आपका वेवलेंथ घट रहा है, वेवलेंथ घट रहा है तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ भी घटेगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट, फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है कि द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स एट अ इंफिनिटी इज। तो वेव फ्रंट कैसा होगा सोर्स एट इंफिनिटी पे? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए। सोर्स एट इंफिनिटी के लिए वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेनर, अगर समझना है तो हम समझा देते हैं। ये देखिए, मान लीजिए एक आपका ये आई देख रहा है, ठीक है ना, ये आंख देख रहा है, और यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है। तो क्या कहाँ पे? इंफिनिटी पे कोई एक पॉइंट का लाइट सोर्स है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लाइट सोर्स होगा ना, ये देखिए, ये जो आई से पॉइंट लाइट सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट निकलेगा वो इन्फिनिटी पे, तो ये आपका स्फीयर ही बनेगा। क्या बनेगा? स्फीयर। लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिटी पे है तो ये सामने जब आएगा ना, आपको जब सामने आएगा तो इसका जो रेडियस होता है ना, वो बहुत बहुत ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के, सो आपको स्फीयर ना दिख के ये प्लेनर वेव फ्रंट की तरह दिखेगा। कैसे दिखेगा? प्लेनर वेव फ्रंट। तो याद रखिएगा, जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो वेव फ्रंट जो होता है वो प्लेनर होता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 23 का सी, प्लेनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। तो ये सिंपल है, आपको ये याद होना चाहिए कि फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। किस पे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है।
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 24 का बी करेक्ट होगा। बाकी इसका जो रीज़न है आप कंप्लीट रीज़न यहाँ पढ़ सकते हैं, हम लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका क्या बोल रहा है, चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो फोटो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, देखिए आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। लेकिन ये दिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे ये तो कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये ऑप्शन 25 का डी, नन ऑफ दिस इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिपेंड्स ऑन, फोटो इलेक्ट्रिक करेंट का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है। तो याद रखिएगा जो स्ट्रेंथ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंसिडेंट रेडिएशन का, किस पे, इंसिडेंट रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसका इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी किससे, इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, इंटेंसिटी पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है आपका, पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी E। तो आपको ये डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलता है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत सिंपल है, आप तो जानते होंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा बाई एच बाई पी। पी क्या है, मोमेंटम, और आप जानते हैं पी को अगर हम लिखे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, तो पी क्या आता है आपका, पी इक्वल टू होता है आपका √2 मास इंटू काइनेटिक एनर्जी √2 me। तो यहाँ डिराइवेशन देख सकते हैं, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², पी इक्वल टू mb होता है। तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हम लोग यहाँ से डिराइव कर सकते हैं पी इक्वल टू √2 me। और जब पी का वैल्यू √2 me बैठाएंगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई √2 me। हाँ, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे देखिए क्या आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन यहाँ पे कैपिटल एम स्मॉल ई लिख दिया है, थोड़ा यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, एच बाई √2 स्मॉल एम कैपिटल ई, ये क्या है, मास है, और ई इज द काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 वो क्या बोल रहा है आपको, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड द साइज ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या बताया था, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये बताया था आपका 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 10⁻⁻15 से 10⁻⁻14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विजिबल रेंज। स्पेक्ट्रल सीरीज में कौन विजिबल रेंज में फॉल करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आप लाइमैन, बाल्मर और पैस्चेन ये सब पढ़े थे, तो उसमें से कौन सा विजिबल रेंज में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है बाल्मर सीरीज जो होता है वो फॉल करता है विजिबल रेंज में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाल्मर सीरीज। बाकी याद रखिए यहाँ पे देख सकते हैं लाइमन सीरीज जो होता है वो अल्ट्रावायलेट होता है, बाल्मर विजिबल होता है, पी फंड जो होता है, और पैस्चेन जो होता है इंफ्रारेड होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बाल्मर, बाल्मर विजिबल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 जो होता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा है आपको कि इन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स बीटा पार्टिकल। तो जब रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट करता है बीटा पार्टिकल, तो पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस में एक दूसरे के साथ कौन सा रिलेशन होगा। तो पहले याद रखिए बीटा पार्टिकल होता क्या है, तो बीटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो बीटा पार्टिकल किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है, मतलब उसका चार्ज कितना होता है, -1, मास कितना होता है, 0, एटॉमिक मास 0 होता है उसका। तो अब देखिए जब कोई भी पेरेंट न्यूक्ली जब बीटा पार्टिकल एमिट करता है तो उसमें चेंज ऑफ एटॉमिक मास में चेंज कितना होता है, 0। लेकिन चेंज इन एटॉमिक नंबर कितना होता है, +1, उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है 1 से, कितना, 1 से बढ़ जाता है। तो देखिए ये पेरेंट न्यूक्लियस हो गया जिसका मास ए है और उसका एटॉमिक नंबर Z है, ठीक है। जब ये बीटा पार्टिकल एमिट करेगा तो डॉटर का जो एटॉमिक मास होगा वो तो सेम रहेगा, ए ही रहेगा, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाएगा +1 से Z+1। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कि डॉटर का और पेरेंट न्यूक्लियाई का एटॉमिक मास जो होता है वो सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो आप बाय डेफिनेशन सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज नोन एज आइसोबार्स,
क्या बोलते हैं उसको, आइसोबार्स बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, आइसोबार्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो ये रह गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो रेडियस ऑफ स्पेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है आपका, 3.6 फेम्टोमीटर। तो ये पूछ रहा है कि जब रेडियस जो दिया हुआ है उसका रेडियस जब होगा आपका 3.6 फेम्टोमीटर होगा तो व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मास नंबर इक्वल टू आर बाई आर नॉट का क्या होता है आपका, क्यूब होता है। और आप जानते हैं आर दिया हुआ है आपका 3.6 फेम्टोमीटर दिया हुआ है, और आर नॉट जो होता है वो कितना होता है, 1.2 होता है। तो ये जब बैठाइएगा m इक्वल टू आर बाई आर नॉट, तो आर का वैल्यू बैठाइए आपका तो आप आर बाई आर नॉट का क्यूब। ठीक है, तो आर का वैल्यू हो जाएगा आपका 3.6 बाई 1.2 का क्यूब। तो ये कट जाएगा आपका 3 से, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। तो करेक्ट ऑप्शन 27 होगा, क्योंकि ऑप्शन ई इज करेक्ट 27। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 को क्या पूछ रहा है, इन रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा। तो आप जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग में जो होता है, रिवर्स बाइसिंग में जो अप्लाइड वोल्टेज होता है वो सपोर्ट करता है बैरियर वोल्टेज को, क्योंकि अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को सपोर्ट कर रहा है तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सिंपल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, रिवर्स बाइसिंग में पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट, पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपको क्या पूछ रहा है, इन पी टाइप के सेमीकंडक्टर वी नीड टू ड्रॉप प्योर से सिलिकॉन। तो याद रखिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमको प्योर सिलिकॉन को डॉप करना होता है ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी से। किससे, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। और इसमें से देख लेते हैं ट्राई वैलेंट कौन है, ट्राई वैलेंट कौन है, फॉस्फोरस नहीं, जो ऑक्सीजन नहीं, जर्मेनियम नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एल्यूमिनियम इज द ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी। तो करेक्ट ऑप्शन एल्यूमिनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या पूछ रहा है, इन सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, सेमी कंडक्टर में कंडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सेमी कंडक्टर में होल्स एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स, दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 34 का, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 पूछ रहा है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज अ फ्रीक्वेंसी वी, मतलब इनपुट का फ्रीक्वेंसी बोल रहा है वी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में, फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो डबल होता है इनपुट फ्रीक्वेंसी के लिए। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 2V। सिंपल क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2V। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।